पहला चैप्टर चल रहा था संबंध एवं फलन 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 है। 10 तक हो गए सारे 11। सिद्ध करना आपको किसी भी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर दिया हुआ है तो आपको सेट दिया हुआ है समुच्चय समुच्चय क्या है? किसी भी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। जैसे ये समतल है, ये प्लेन है। कौन सा प्लेन है? एक्स वाई। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्स वाई प्लेन होता है। प्लेन हमेशा दो अक्षों से मिलकर बनता है। ये पॉइंट हो गया, ये 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 हो गया। ये जितने सारे ये सारे के सारे जो पॉइंट है वो कौन से समतल में है? एक्स वाई समतल में। तो किसी भी समतल में स्थित बिंदुओं का जो समुच्चय है वो क्या है? समुच्चय ए है। इस समुच्चय ए में क्या है? बिंदु है, पॉइंट्स है। उन पॉइंट्स का एक समुच्चय है। वो पॉइंट कौन से हो सकते हैं? जैसे यहाँ पी पॉइंट है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। ये बिंदुओं का समुच्चय होता है। अब इस समुच्चय ए पर एक संबंध दिया हुआ है आर। ए टू ए का मतलब एक समुच्चय ए पर ही परिभाषित है। ए टू बी होता तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित होता। अब आपको इसमें समुच्चय ए की दिया हुआ है। और आर में कौन से पॉइंट आएंगे? इस ए में तो बहुत सारे बिंदु है, लेकिन इस संबंध आर में वही बिंदु आएंगे कौन से? पी और P1 P2 दो बिंदु दिए हुए, या पी और क्यू। इस प्रकार है। आर के अंदर इस संबंध आर में जो बिंदु आएंगे वो किस प्रकार होंगे? बिंदु ओ से इस बिंदु पी की दूरी और ओ से क्यू की दूरी आपस में क्या है? बराबर है। इस संबंध आर में अगर दो बिंदु पी और क्यू है, वो इन दोनों का आपस में संबंध कब होगा? पी का क्यू से। यदि मूल बिंदु ओ से पी की दूरी और ओ से क्यू की दूरी आपस में क्या हो? बराबर हो, समान हो। ओ पी का मतलब है बिंदु ओ से बिंदु पी की दूरी। ओ क्यू का मतलब है बिंदु ओ से बिंदु क्यू की दूरी। अगर दोनों दूरियां बराबर है तो बी का संबंध किससे है? पी का संबंध क्यू से। अगर मैं ये लिख दूं ओ आर बराबर ओ एस, इसका मतलब आर का संबंध किससे है? एस से है। इस संबंध में होंगे। ओ अगर ओपी बराबर ओटी है तो पी का संबंध किससे होगा? टी से होगा। अगर और ये दोनों बराबर नहीं है तो इनका आपस में संबंध भी नहीं होगा। तो इस संबंध आर में वो ही बिंदु आएंगे जिनकी दूरियां बिंदु ओ से क्या हो? बराबर हो। ओ से पी की दूरी, ओ से क्यू की दूरी बराबर है तो ही पी का संबंध क्यू से होगा। अगर मैं ये लिखूं ओ एक्स बराबर ओ वाई, तो क्या एक्स कोमा वाई इस संबंध आर में होगा? होगा। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक्स का संबंध किससे होगा? वाई से। ओ से बिंदु पी की दूरी बड़ी है अगर ओ से बिंदु एक्स की दूरी से।
तो क्या टी का संबंध x से होगा? नहीं होगा। इस रिलेशन आर में टी और एक्स नहीं आएंगे। टी का संबंध एक्स से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये संबंध कह रहा है अगर ओ से पहले बिंदु की दूरी और ओ से दूसरे बिंदु की दूरी समान है तो इन दोनों में क्या है? संबंध है। समान दूरी नहीं है तो संबंध नहीं होगा। आगे बात समझ में? ये संबंध परिभाषित होगा किस पे? होगा बिंदुओं के समुच्चय पर। किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। बिंदु किसी समतल में कितने होते हैं? अनंत हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है पॉइंट ओ पी है, यहाँ मैंने लिख दिया क्यू है, यहाँ लिख दिया आर है, यहाँ है एस, यहाँ है टी। ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, इन दोनों का संबंध होगा जब ये दूरी समान है आपस में। ये दूरी समान है, इसका इससे संबंध होगा अगर दोनों के बीच की दूरी समान है, बराबर है, तब इनमें क्या होगा? आपस में संबंध होगा। अब आगे देखो। आपको सिद्ध करना है कि ये संबंध आर क्या है? तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए सबसे पहले आप लोग स्वतुल्य। स्वतुल्यता में P का संबंध किससे होना चाहिए? P से ही होना चाहिए। तो P का P से संबंध होने के लिए हम इधर रखा हुआ O और यहाँ रखा हुआ P, इधर O तो आएगा और इस Q की जगह भी क्या रखना है? P रखना है। तो देखो OP, OP बराबर OP, क्या ये सही है? बराबर होता है क्या? O से P की दूरी और दूसरी बार भी O से P की दूरी नापो। किसी बिंदु O से P की दूरी मापो, फिर दूसरी बार वापस O की P से दूरी नापो, बराबर ही तो आएगी। बराबर है, सत्य है। ये सत्य है, इसका मतलब P का संबंध किससे है? P से है। और P का संबंध P से है तो R क्या है? स्वतुल्य है। जहां पर P क्या है? समुच्चय A का एक एलिमेंट है और समुच्चय A में कौन से एलिमेंट आएंगे? समुच्चय A में क्या आएंगे? बिंदु आएंगे किसी समतल में स्थित। तो किसी समतल में स्थित अगर कोई बिंदु P है तो उसकी उसी समतल में स्थित बिंदु O से दूरी एक बार नापो, चाहे दो बार नापो, चाहे 1000 बार नापो, OP बराबर OP ही रहता है। ये दूरी आपस में बराबर ही रहती है। यहाँ पर पॉइंट O है और यहाँ पर पॉइंट है P, ये दूरी है OP। दूसरी बार वापस OP, सेम है ना डिस्टेंस। OP बराबर OP आ रहा है, इसका मतलब P का संबंध किससे है? P से है। अगर OP बराबर OQ होता है तो P का संबंध Q से होता है। तो यहाँ तो हमें P का संबंध P से ही देखना है। स्वतुल्य होगा। सममितता, सममितता में आपको मानना है P का संबंध Q से है, ये तो मानते। P का संबंध Q से है, इसका मतलब O से P की दूरी बराबर होगी O से Q की दूरी। जहां पर P और Q क्या है? बिंदु है किसी समतल में स्थित। तो ये ए तो समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय है, तो पी और क्यू भी क्या होंगे? इसी के दो एलिमेंट होंगे, दोनों ही बिंदु है। ये जो भी एलिमेंट आएंगे पी क्यू आर एस कहाँ से आएंगे? समुच्चय ए से ही तो आएंगे।
अब आपको लाना है क्यू का रिलेशन पी से, है या नहीं है। क्यू का रिलेशन पी से कब होगा, जब ओ क्यू बराबर ओपी होगा। तो इधर लिख दो ओ क्यू को, उधर लिख दो ओपी को। ओपी अगर ओ क्यू के बराबर है, मतलब ओ से पी की दूरी नापो। ओ से पी की दूरी ओपी और ये ओ क्यू, ये कह रहा बराबर है, तो ओ क्यू और ओपी भी वापस क्या होंगे, बराबर ही तो होंगे, एक ही बात है। पी का संबंध क्यू से मानोगे आप, पी का संबंध जब क्यू से है तो ओपी बराबर ओ क्यू होगा, और ओ क्यू बराबर ओपी भी वापस सत्य होगा, और ये सत्य है, इसका मतलब क्यू का संबंध पी से है और ये सम्मित होगा। संक्रामकता, आपको इसमें 3 पॉइंट लेने हैं। आपको मानना पी का संबंध क्यू से और क्यू का संबंध एस से ले लो, क्योंकि आर तो रिलेशन आ रहा है, तो आप क्यू आर और आर लिखोगे तो कंफ्यूजन होगा। पी क्यू और एस 3 बिंदु है, कौन से बिंदु है, किसी भी समतल में स्थित बिंदु है। पी आर क्यू, पी का रिलेशन क्यू से है, इसका मतलब ओपी बराबर क्या होगा, ओ क्यू होगा। और फिर कह रहे हैं क्यू का रिलेशन एस से है, इसका मतलब ओ क्यू बराबर ओ एस। समीकरण 1 लिख दो, समीकरण 2 लिख। 1 और 2 से अगर आप देखोगे ओ पी ओ क्यू के बराबर और ओ क्यू ओ एस के बराबर है, ये दूरियां है, तो ओ पी और ओ एस पी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। समीकरण 1 और 2 से ओ पी बराबर होगी ओ एस के, और जब दूरी ओ पी और दूरी ओ एस आपस में बराबर हो तो रिलेशन किसका किसके साथ होगा, पी का एस के साथ। हम लिखते हैं ना, पी का क्यू से रिलेशन होगा, कब होगा, जब ओ पी बराबर क्या हो, ओ क्यू हो। ओ पी क्या है, बिंदु ओ से बिंदु पी की दूरी, तो हम सीधा ओ पी तो लिख सकते, बिंदु ओ से बिंदु क्यू की दूरी आपस में बराबर है, ऐसे लिखा हुआ है प्रश्न में, तो उसको हम लिख सकते हैं ओपी बराबर ओ क्यू। आर संक्रामक है, आर स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। इस प्रकार आर एक तुल्यता संबंध है। तो आर की परिभाषा रिलेशन, पहली बात तो जो भी संबंध होगा वो किसी समुच्चय पे होगा। इसमें समुच्चय दिया हुआ, आपको क्या दिया हुआ, बिंदुओं का समुच्चय, किसी भी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, ये ले लिए। बहुत सारे बिंदु होंगे इस ए में, अब उस ए में जो बिंदु होंगे उनमें से कुछ की दूरी तो ओ से बराबर होगी, कुछ की बराबर नहीं भी हो सकती है। तो जो इस रिलेशन आर में बिंदु आएंगे उन सब की दूरी क्या होगी, उस बिंदु ओ से बराबर होगी। तो बिंदु ओ पी इसमें आ रहा, तो ओ पी बराबर आएगा ओ क्यू। तो इस रिलेशन आर में जितने भी बिंदु आएंगे उन सब की दूरियां किससे बराबर होगी, बिंदु ओ से बराबर होगी। तो ये जो रिलेशन है आर, ये उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी दूरियां किससे बराबर है, बिंदु ओ से बराबर है। और बिंदु ओ से समान दूरी पर बहुत सारे अगर आप बिंदु लेते हो इस तरह से, इन सब का बिंदु पथ एक क्या बनेगा, वृत्त बनेगा, सर्किल बनेगा। क्योंकि वृत्त की परिभाषा होती है एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समूह, समुच्चय क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। और वो निश्चित बिंदु कौन सा है, ओ। और बहुत सारे बिंदु है, पी क्यू आर एस टी यू वी और
पी जितने भी है वो सब इस ओ से समान दूरी पे है। तो ये समान दूरियां सारी क्या बन जाएगी, इस वृत्त की त्रिज्या ही बन जाएगी। देखो इस रिलेशन की परिभाषा में आपको ये दिया हुआ है, पी का संबंध क्यू से है। कब है, यदि मूल बिंदु ओ से पी की दूरी और ओ से क्यू की दूरी आपस में क्या हो, बराबर हो, तो ही पी का संबंध क्यू से है। अगर मूल बिंदु ओ से हम कहेंगे एस की दूरी और ओ से टी की दूरी बराबर है, इसका मतलब एस कोमा टी किस में आएगा, इसमें आएगा आर में। एस का रिलेशन किससे होगा, टी से होगा। अगर ये दोनों दूरियां बराबर नहीं है, ओ एस बराबर नहीं है ओ टी के, इसका मतलब एस का संबंध टी से नहीं होगा। तो दो बिंदुओं का संबंध होने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि उन दोनों की दूरी किससे नापनी है, मूल बिंदु से। और मूल बिंदु कौन सा होता है, ओ, जिसका निर्देशांक एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। ओरिजिन पॉइंट जहां से स्टार्ट करते हैं हम निर्देशांक, वो होता मूल बिंदु। ये तो होता मूल बिंदु। अब आपको आगे जो सिद्ध करना है, बिंदु P दिया हुआ है आपको, और P क्या है, ये नहीं है, मतलब P कौन नहीं है, मूल बिंदु नहीं है। P के निर्देशांक 0,0 नहीं है, इसके अलावा कुछ भी हो सकते हैं। इससे संबंधित बिंदु लेने आपको। आपको सिद्ध करना है, इस बिंदु P से संबंधित जितने भी बिंदु है उन सब का अगर आप समुच्चय करोगे, समूह करोगे, तो क्या होगा, बिंदु पथ बनेगा। वो बिंदु पथ क्या बनना चाहिए, एक वृत्त बनना चाहिए। बिंदु पथ किसको कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये बिंदु है, इनको अगर आप किसी इस तरह से आपस में जोड़ोगे तो ये क्या कहलाएगा, इन बिंदुओं का बिंदु पथ। P Q R S T U, इन बिंदुओं का बिंदु पथ ये है। तो बिंदु पथ जब बनता है बिंदुओं का, तो हमें क्या प्राप्त होता है, वक्र प्राप्त होता है। वो वक्र ऐसा भी हो सकता है, वक्र ऐसा भी हो सकता है, किसी भी प्रकार की आकृति बन सकती। हमें जो प्राप्त करना है बिंदु पथ, वो करना है वृत्त। आपने मान लिया P से संबंधित बिंदु लेने हैं आपको। आपने मान लिए बिंदु ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया। इस तरह से कितने ले सकते हैं, कितने ले सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं ना संबंधित, इसमें फिक्स संख्या तो दी नहीं है। अब P का संबंध किससे है, ए से है। और जब P का संबंध ए से है, इसका मतलब OP बराबर OA। यहाँ पर है पॉइंट O, यहाँ पर है P, और कोई भी जो पॉइंट आएगा ए, वो कहीं भी आ सकता है, यहाँ आ गया मान लीजिए। P का संबंध और किससे है, B से भी है, इसका मतलब OP बराबर O भी होगा। O से P की दूरी नापो, चाहे O से B की दूरी नापो, क्या आएगी, बराबर आएगी। तो ये OP हो गया, ये OB हो गया, ये OA हो गया, ये आपस में क्या आएगा, बराबर। यहाँ पर है O। P का संबंध C से भी है, इसका मतलब यहाँ मान लीजिए C आया, ये भी दूरी बराबर है।
P का संबंध D से भी है, क्यों है? क्योंकि कह रहा है संबंधित बिंदु लेने हमें, और संबंधित होगा तो यहाँ ले लिया। इनका जब बिंदु पद बनाओगे बहुत सारे बिंदु आएंगे, इनका बिंदु पद क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त हुआ? वृत्त होगा। उस वृत्त का केंद्र क्या है? ओ, ये वृत्त कहां से जा रहा है? इस बिंदु P से संबंधित बिंदुओं का समुच्चय, P से होकर जाने वाला वृत्त। वृत्त तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन P से होकर जाना चाहिए। और केंद्र क्या होना चाहिए? प्राप्त हो रहा है ना, बस। अतः इन बिंदुओं का बिंदु पर ये केंद्र O है, किसका है? वृत्त का केंद्र है। केंद्र वृत्त का ही होता है। और वृत्त की परिभाषा, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पद या फिर कोई निश्चित बिंदु है उससे समान दूरी पर स्थित बहुत सारे अगर बिंदु है और उनको जोड़ोगे तो वो क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर अगर बहुत सारे बिंदु है और उनका बिंदु पथ लोगे, उनको आपस में मिलाओगे, तो वो क्या बनेगा? एक वृत्त बनेगा, जैसे ये बना है। इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बहुत सारे बिंदु है, ये समान दूरी क्या कहलाती है? इस वृत्त की त्रिज्या। और ये निश्चित बिंदु क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र कहलाता है। तो निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, और ये जो समान दूरी है, इस समान दूरी को हम क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या। तो ये तो कहलाएगा R, और ये क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ सर्कल, वृत्त का केंद्र। तो आपको सिद्ध करना था, बिंदु P से संबंधित जितने भी बिंदु है उनका समुच्चय क्या बनना चाहिए? एक वृत्त बनना चाहिए। और वो वृत्त कहाँ से जाना चाहिए? P बिंदु से जाना चाहिए। तो आपने P से संबंधित ABCD बहुत सारे, कितने ही पॉइंट मान सकते हो, क्योंकि समतल में कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। हम सारे बिंदु नहीं ले सकते, तो 3-4 बिंदु ले लिए। P का संबंध A से है, P का B से भी है, P का C से भी है, और P का D से भी। इस तरह से सबसे जिनसे भी वो सारे लेने हैं, तो हम इतने ही ले पाएंगे। तो इससे संबंधित ये हो गए बिंदु। तो ये आपको मेन ध्यान रखना है, इससे संबंधित होने चाहिए बिंदु। तो संबंधित कौन कौन से? P, A, B, C, D। और संबंधित है तो इनसे O से दूरियां समान होगी, और इससे दूरियां समान है तो ये दूरियां समान होगी। ये क्या प्राप्त होगा आपको? एक वृत्त प्राप्त होगा। ये सिद्ध करना था। तो दो बातें सिद्ध करनी, एक तो तुल्यता संबंध, और बिंदु P से संबंधित जितने भी बिंदु है उनका अगर आप समुच्चय लोगे तो क्या होना चाहिए? एक वृत्त बनना चाहिए। तो इस तरह से आप आसानी से समझा सकते हो। लैंग्वेज में लिखोगे तो, किताब में लैंग्वेज होती है वो हमें समझ में नहीं आती और हम वापस लिख भी नहीं पाते।
ये वृत्त की परिभाषा है, इसी के अनुसार ये हो रहा है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बहुत सारे बिंदु है, तो उनको जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा, एक वृत्त प्राप्त होगा। जो निश्चित बिंदु होता है वो वृत्त का केंद्र कहलाता है, तो केंद्र की परिभाषा हो गई। और जो दूरी होती है समान दूरी, सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, वो कहलाती है वृत्त की त्रिज्या, रेडियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। P दिया हुआ है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय। टी एक सेट होगा, इसमें क्या आएंगे, समस्त प्रकार के त्रिभुज। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण त्रिभुज। तो ये सेट ऑफ ट्राइंगल से जो भी त्रिभुज होगा वो किस में आएगा, समुच्चय टी के अंदर आ जाएगा। टी से दर्शाया, टी का मतलब ट्राइंगल, त्रिभुज होता है, तो ये सेट ऑफ ट्राइंगल से त्रिभुजों का समुच्चय है। इस त्रिभुजों के समुच्चय पर एक रिलेशन आर परिभाषित है। इस आर में दो त्रिभुज T1 और T2 इस प्रकार है, मतलब T1 का संबंध T2 से है। कब होगा संबंध, जब T1 T2 के समरूप है। तो त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुज बहुत सारे होंगे, उनमें कुछ कुछ त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। और जो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे उनमें आपस में क्या होगा, संबंध होगा। उनमें क्या होगा, आपस में संबंध होगा। त्रिभुज समरूप किनको कहते हैं, ऐसे त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होती है, समानुपाती होती है। जैसे मैंने ये त्रिभुज लिया, ये 5 है, ये 4 है और ये 6 है भुजा। दूसरा त्रिभुज लिया, संगत भुजाएं देखते हैं हम, 5 में भाग देंगे 10 का, इसका इसमें दे दो, 4 में भाग दे दो 8 का, 6 में भाग दे दो 12। तीनों बार रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसका रिजल्ट आएगा 1/2, बराबर आ रहा है, मतलब त्रिभुज समरूप है। और ये भुजाएं समानुपाती, अनुपात समान आना चाहिए। संगत भुजाओं का भाग देने पर अनुपात समान आना चाहिए, वो होते हैं समरूप त्रिभुज। ये समरूप त्रिभुज की परिभाषा होती है। आपको सिद्ध करना है कि ये संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले देखेंगे स्वतुल्यता। कोई भी त्रिभुज आपने ले लिया T1, किसका एलिमेंट है, समुच्चय टी का। और टी क्या है, त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त प्रकार के त्रिभुज है। उनमें से एक त्रिभुज लिया आपने बार, और उसकी तुलना उसी से की, मतलब उसकी भुजाओं में उसकी सेम खुद की भुजाओं का भाग दोगे। जैसे ये त्रिभुज है, इसकी भुजा 5 है, ये 4 है और ये 9 है, तो संगत भुजा का भाग दे दो। हर बार कितना आएगा, रिजल्ट 1 आएगा। तो तीनों ही अनुपात क्या है, समान है। भुजाएं आपस में क्या है, समानुपाती है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की भुजाएं स्वयं की भुजाओं के तो समानुपाती होती ही है। कोई भी त्रिभुज होता है वो समरूप होता है स्वयं के।
इस समुच्चय से कोई भी त्रिभुज आप एक उठा लो, वो खुद के क्या होगा, समरूप होगा, और स्वयं के समरूप है, इसका मतलब T1 का संबंध T1 से होगा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं T1 कोमा T1 जो होगा वो कहाँ होगा, इस R के अंदर होगा। T1 का संबंध T1 से है और T1 का संबंध T1 से है, तो ये जो संबंध है R, कौन सा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ये कोई डाउट है इसमें आपको? कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, सर्वांग सम भी होता है, समरूप भी होता है खुद के, तो दोनों ही बात होती है। सर्वांग सम का मतलब होता है संगत भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और समरूप में क्या होनी चाहिए, समानुपाती, अनुपात समान आना चाहिए। हर बार भाग दो तो सेम सेम आ जाता है, छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन अनुपात क्या होता है, समान होता है, वो होता है समरूप। तो ये स्वतुल्य संबंध हो गया। अब देखते हैं सममितता। आपको मानना है कोई भी एक त्रिभुज T1 का संबंध है T2 से। T1 और T2 क्या है, जहां पर T1 और T2 दोनों ही क्या है, इससे T के दो एलिमेंट है, मतलब दोनों ही त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज हो सकते हैं? T1 का संबंध T2 से है, इसका मतलब क्या हुआ, T1 किसके समरूप होगा, समरूप है T2 के। तो आपको सिद्ध करना है क्या T2 का भी वापस T1 से रिलेशन होगा या नहीं होगा। जब T1 समरूप है T2 के, तो आप ऐसा लिखो T2 समरूप है, क्या ये बात सत्य है? सत्य है। अगर पहला त्रिभुज दूसरे के समरूप है तो दूसरा भी वापस पहले त्रिभुज के समरूप होगा। जैसे मैं बात करता हूं 5 6 7, पहले की दूसरे से तुलना करूं तो लिखूंगा 5/15, फिर 6/18, 7/21। तीनों का रिजल्ट देखो। अब वापस दूसरे की पहले से तुलना करो, 15/5, 18/6, 21/7। रिजल्ट क्या आएगा, इसका भी मान 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, मतलब तीनों बार भाग देने पर रिजल्ट सेम आता है, तो क्या होती है, समानुपाती। इसका रिजल्ट सेम आता हो तो क्या होती है, समानुपाती भुजाएं। तो इसकी इससे तुलना करो, चाहे इसकी इससे तुलना करो, भुजाएं समानुपाती आ रही है और समानुपाती आ रही है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। नेक्स्ट चलते हैं संक्रामकता। संक्रामकता में क्या मानना आपको होता है, पहले का दूसरे एलिमेंट से संबंध है और दूसरे का तीसरे से, तो पहले का भी तीसरे से होना चाहिए। तो आपने मान लिया T1 का संबंध किससे है, T2 से, तथा T2 का रिलेशन किससे है, T3 से। T1 T2 और T3 एलिमेंट है समुच्चय T के, और T क्या है, त्रिभुजों का समुच्चय, जिसमें समस्त प्रकार के त्रिभुज आते हैं। तो T1 भी एक त्रिभुज होगा, T2 भी त्रिभुज होगा, T3 भी त्रिभुज होगा। T1 का संबंध T2 से, इसका मतलब T1 समरूप है T2 के।
T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, तो क्या T1 और T3 आपस में समरूप होंगे? देख लो होते हैं कि नहीं होते। इसकी और इसकी भुजाओं की तुलना करो। भाग दो संगत में, 6 का भाग 3 में 2 1/2, 4 का इसमें 2 1/2, इसमें 2 1/2। इनकी तुलना करो। 9 का भाग दो 6 में 2/3, 6 का भाग दो 4 में 2/3, 12 का भाग दो 8 में 2/3। अब इन दोनों की तुलना करो। इसका भाग इसमें दो 1/3, इसका भाग इसमें दो 1/3 और इसका भाग इसमें दो, वापस क्या आएगा 1/3। मतलब तुलना करने पर हर बार जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा, समान आएगा। तो ये क्या होंगे? समरूप होंगे। इसकी इससे तुलना करोगे, इसकी इससे तुलना करोगे तो तीनों सेम आएंगे भाग देने पर, और इसकी तुलना करोगे तो भी तीनों भाग क्या आएंगे? सेम आएंगे, बराबर आएंगे। उसको क्या कहते हैं हम? समानुपाती कहते हैं। T1 और T2 के समरूप है तो T1 T2 की भुजाएं समानुपाती होगी, T2 T3 की समानुपाती होगी, तो T1 और T3 की पे वापस समानुपाती आएगी, अनुपात समान आएगा। अतः T1 समरूप होगा T3 के और T1 समरूप होगा T3 के। इसका मतलब T1 का रिलेशन किससे होगा? T3 से। R संक्रामक संबंध है। अब देखो नेक्स्ट, आपको 3 त्रिभुज दे दिए, एक T1 है, एक T2 और एक T3 है। ये त्रिभुज है T1, T1 में भुजाएं दी हुई है। ये समकोण त्रिभुज है। क्यों है? बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय से इसका और इसका वर्ग करके जोड़ोगे तो तीसरे वर्ग के बराबर आएगा। तीन का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 25 आएगा, जोड़ने पर 25 का वर्गमूल 5, 5 12 13 8 और ये 6 64 36 100 का वर्गमूल 10। लग रहा है तीनों ही समकोण है। अब आपको इनमें देखना कौन से त्रिभुज आपस में संबंधित है, किसका संबंध किससे है। क्या T1 का संबंध T2 से होगा? देख लो। भाग दो संगत भुजा में, 5 में भाग दो 13 का, आगे भाग दो 3 में दो 5 का, और फिर 12 का भाग दे दो 4 में। यही बराबर नहीं आए तो आगे बराबर होंगे क्या? नहीं होंगे। भुज संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है। T1 और T3 देखो, पांच कर्ण है इसका, इसका कर्ण कितना है? 10। इसमें लंब कितना है? 2 का 2
5 का भाग एक बार, ये T1 और T3 में संगत भुजाएं समानुपाती है। T1 समरूप होगा T3 से। T1 और T2 में देख लिया, फिर T2 और T3 का भी देख लेना, अनुपात समान आएगा क्या? नहीं आएगा। कर्ण है 13, इसमें कर्ण हो गया 10, 5 है लंब, इसमें 6 हो गया। बराबर होते हैं क्या ये दोनों? तो ये समरूप नहीं होंगे, T1 समरूप नहीं होगा T2 के। T2 समरूप नहीं होगा T3 के। तो समरूप की आपको शर्त समझ में आ गई। दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। और समानुपाती किसको कहते हैं? भाग दे दो, पहली का पहली में, दूसरी का दूसरी का, तीसरी में तीसरी का। संगत, संगत का मतलब कर्ण में कर्ण का भाग देना है, लंब में लंब का भाग, और आधार में आधार का भाग देना है। ये तो बिल्कुल इजी है। स्वतुल्य, कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता ही है। अगर एक त्रिभुज दूसरे के समरूप है तो वापस दूसरा त्रिभुज भी पहले के समरूप है। स्वतुल्य सममित दोनों हो गए। संक्रामक, पहला त्रिभुज दूसरे के समरूप है, मतलब भुजाओं का अनुपात समान आ रहा है। दूसरा तीसरे के समरूप है, तो पहला भी तीसरे के क्या होगा? समरूप होगा। उदाहरण से देखा था हमने ये संक्रामक। हर बार जो अनुपात है वो बराबर आएगा, किसका? इस इन दोनों के बीच जो होगा अनुपात बराबर आएगा। इन दोनों की तुलना करोगे अनुपात बराबर आएगा, इन दोनों की तुलना करोगे अनुपात बराबर आएगा। मतलब तीनों बार में अनुपात अलग अलग तीन आएंगे, लेकिन दो दो के लिए क्या होंगे? सेम होंगे। इसमें T1 T2 ये दोनों मानते, तो ये क्या हो रहा है? अपने आप नहीं आ रहा है। इसको हम क्या कर रहे हैं? एक उदाहरण देके साथ में बता रहे हैं, ये प्रूफ है इसका। इस तरह के तीन त्रिभुज लोगे तो ये दोनों की भुजाएं समानुपाती होगी, इन दोनों की समानुपाती होगी, तो इसकी और इसकी भी निकाल के देख लो, समानुपाती होगी। ये लाइन अपने मन से नहीं लिखी हुई है, इसके पीछे जो कारण है वो भी इसमें लिखा हुआ है। ये आप साथ में लिखो नहीं लिखो, होंगे क्या? समरूप होंगे T1 और T3। आपको पूछना चाहिए इसमें क्या सबूत है आपके पास समरूप होंगे या नहीं होंगे, तो ये सबूत के साथ ही हम बताएंगे, इसलिए पहले बता दें। इसमें ये पूछा हुआ कौन से त्रिभुज का संबंध किस त्रिभुज से होगा, तो T1 और T2 का संबंध होगा नहीं, क्योंकि ये समरूप नहीं है। T2 T3 समरूप है? नहीं है। T1 और T3 समरूप है तो इन दोनों का रिलेशन होगा, बाकी किसी का किसी के साथ रिलेशन नहीं होगा। संबंध पूछा है तो संबंध में हमें पहले परिभाषा देखनी पड़ेगी। परिभाषा वही है, क्या होने चाहिए? समरूप। ये दोनों समरूप है तो इनका रिलेशन होगा आपस में, इनका रिलेशन नहीं होगा। एक साल है, ये आपके फ्यूचर की दिशा को निर्धारित करता है। आपकी जिंदगी की दिशा को निर्धारित करता है। आप चल रहे हो, कहीं ना कहीं तो जाओगे, किसी न किसी मंजिल पे तो जाओगे। मंजिलें बहुत सारी है, लेकिन कौन सी मंजिल पे जाना है, कौन सी मंजिल
आपके लिए उत्तम है, तो वो दिशा का निर्धारण ये साल करेगा। आज तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो कोई मायने नहीं रखता। अभी से जो शुरुआत है वो आपको करनी अच्छी। नहीं तो 365 दिन निकल जाते, कोई टाइम नहीं लगता। टाइम को निकलने में कोई भी टाइम नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 13, समस्त बहुभुजों का समुच्चय है ए। एक समुच्चय है, उस समुच्चय में जो भी अवयव है वो क्या है, एक बहुभुज है। क्या है? बहुभुज। इस समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव क्या है? बहुभुज है। बहुभुज का मतलब इंग्लिश में जिसको कहते हैं पॉलीगॉन, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा भुजाएं होती है, वो क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। एक भुजा की तो सरल रेखा होती है, दो भुजा से क्या बनता है? कोण बनता है। कोई भी बहुभुज आपको बनाना है तो उसमें कम से कम भुजा कितनी होती है? 3, और 3 से ज्यादा कितनी हो सकती है? तो सबसे कम भुजाओं का जो बहुभुज होता है उसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, त्रिकोण कहते हैं, ट्राइएंगल कहते हैं, जिसमें 3 कोण होते हैं और 3 ही भुजा होती है। ट्राइएंगल इंग्लिश में इसीलिए तो बोलते हैं, एंगल का मतलब कोण, ट्राई का मतलब थ्री। तो ये बहुभुजों का समुच्चय, सेट ऑफ पॉलीगॉन्स। इस पर एक रिलेशन दिया हुआ है आर। किसमें है? बहुभुजों के समुच्चय में है। आर कहता है दो बहुभुज P1 का दूसरे बहुभुज P2 से संबंध होगा। संबंध कब होगा? यदि दोनों में भुजाओं की संख्या समान है। अगर पहला बहुभुज त्रिभुज है तो दूसरा भी बहुभुज त्रिभुज होना चाहिए। P1 अगर चतुर्भुज है तो P2 भी क्या होना चाहिए? चतुर्भुज। अगर मैं लिखूं P1 त्रिभुज है और P2 पंचभुज है, तो क्या P1 का रिलेशन होगा P2 से? नहीं। मैं लिखूं P1 समकोण त्रिभुज है, P2 अधिक कोण त्रिभुज है और P3 केवल त्रिभुज है। किसी भी प्रकार का हो सकता है, हमें कोई मालूम नहीं है। P1 का रिलेशन P2 से होगा क्या? हम किसकी बात कर रहे हैं? खाली भुजाओं की बात कर रहे हैं। भुजाएं समान होना जरूरी नहीं, बराबर होना जरूरी नहीं है। भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए, नंबर ऑफ साइड्स। भुजाओं की संख्या के बारे में बात हो रही है। तो भुजाओं की संख्या है मतलब अगर एक त्रिकोण है दूसरा भी त्रिकोण है, या वो चाहे किसी भी प्रकार के हो, उनका आपस में क्या होगा? संबंध होगा। P1 का P2 से रिलेशन है यदि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, या P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है। ये परिभाषा है। सबसे पहले देखना है स्वतुल्यता। आप लिखो P1 तथा, वो परिभाषा ही लिखनी है, P1 में
पहला बहुभुज P1 है और दूसरा भी बहुभुज P1 ही है, तो इनकी तुलना करोगे तो क्या होगा, भुजाएं संख्या सेम ही तो होगी ना, क्योंकि एक ही बहुभुज है, सेम ही बहुभुज है। एक बार गिनो भुजाएं, दूसरी बार गिनो तो क्या अलग अलग हो सकती है? अगर गिनने में मिस्टेक है तो अलग हो सकती है, कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो अलग हो सकती है, भौतिक रूप से दोनों ही क्या है, समान है। तो P1 का रिलेशन किससे होगा, P1 से होगा। और P1 क्या है, समुच्चय A का एलिमेंट है, इसलिए P1 क्या होगा, एक बहुभुज होगा। कोई भी बहुभुज बहुभुज ले लो, खुद इसमें भुजाओं की संख्या स्वयं में भुजाओं की संख्या के बराबर ही होती है। लिख लोगे ये तो। नेक्स्ट, सममितता। सममितता में आपको मानना है P1 का रिलेशन P2 से है। P1 और P2 दोनों ही क्या है, बहुभुज है। P1 का रिलेशन P2 से, इसका मतलब P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। यही तो लाइन लिखनी। तो अगर आप P2 को इधर लिख लोगे, P1 को उधर लिख लोगे, तो क्या भुजाओं की संख्या समान नहीं रहेगी? समान ही रहेगी। P1 में मान लिया 5 भुजाएं और P2 में 5 है, तो दोनों ही पंचभुज हुए। एक पंचभुज को पहले गिन लो, दूसरे की बाद में गिनो, क्या फर्क पड़ता है? P2 का रिलेशन होगा P1 से, और जब P2 का रिलेशन होगा P1 से, इसका मतलब ये जो संबंध है वो कैसा संबंध है, सममित संबंध है, लिखना है। आर सममित संबंध है। अगला देखो, संक्रामकता। संक्रामकता में आपको दो लेने हैं, तुलना दो बार करनी है, P1 की P2 से। P2 का रिलेशन P3 से, P1 का रिलेशन P2 से, इसका मतलब P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। P2 का P3 से रिलेशन है, इसका मतलब P2 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान है। P1 में जितनी भुजाएं उतनी P2 में, और P2 में जितनी है उतनी P3 में है। तो क्या होगा, P1 और P3 में तुलना करके देखो। इनमें भी क्या होगा, भुजाओं की संख्या समान ही तो होगी। जितनी P1 में भुजा थी उतनी P2 में देखी हमने, और P2 में जितनी है उतनी P3 में है, तो P1 और P3 में भी सेम होगी, अंतर नहीं हो सकता। इसका मतलब P1 का रिलेशन होगा P3 से। जब P1 का P2 से रिलेशन है और P2 का P3 से है, तब P1 का भी P3 से रिलेशन प्राप्त होता है। इसका मतलब संबंध क्या है, संक्रामक संबंध है। तो ये लिखना। अब आपको लेना है 3 4 5 लंबाई की भुजाओं का एक समकोण त्रिभुज है, उससे संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना है। तीन, चार और 5। इससे संबंधित क्या लेना हमें, बहुभुज लेने। कौन से
प्रत्येक जो भी इससे संबंधित है वो सारे लेने हैं। तो इनसे संबंधित कौन होगा, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 3। अब ये चाहे समकोण हो चाहे कैसा भी कोण हो, भुजाओं पे ही तो डिपेंड करता है। परिभाषा में कहीं कोण लिखा हुआ था क्या, रिलेशन में, रिलेशन में कहीं कोण का नाम नहीं आया ना, भुजाओं पे डिपेंड है। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3। तो इससे रिलेटेड जो भी बहुभुज होगा उसमें कितनी भुजाएं होगी, 3 भुजाओं वाले बहुभुज का ही संबंध इस त्रिभुज से होगा, बाकी किसी का भी संबंध इससे नहीं होगा। तो इसमें भुजाएं हैं 3, तो इससे संबंधित प्रत्येक अवयव क्या होगा, त्रिभुज होगा। तो हमें वो समुच्चय ए लिखना है जिसका प्रत्येक एलिमेंट किससे हो, इससे संबंधित हो। तो इससे संबंधित जो भी अवयव है वो क्या है, त्रिभुज है। तो ए जो होगा वो होगा त्रिभुजों का समुच्चय, ये समुच्चय होगा। और उसमें सारे के सारे जो एलिमेंट आएंगे, जितने भी बहुभुज होंगे उन सब में भुजाएं कितनी होगी, 3 ही होगी। 3 से ज्यादा भुजा है तो ये त्रिभुज संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि भुजाएं क्या होनी चाहिए, सेम बराबर होनी चाहिए। अब ये चाहे समकोण हो चाहे अधिक कोण हो चाहे न्यून कोण हो चाहे समबाहु हो चाहे विषमबाहु हो, भुजा तो कितनी है, 3 ही है ना। तो इससे संबंधित जितने भी अवयव होंगे वो सारे त्रिभुज होंगे, और उनका समुच्चय बनाओगे तो वो क्या कहलाएगा, त्रिभुजों का समुच्चय। ये स्वतुल्य सममित संक्रामक तो तुम कैसा भी वो कर लोगे, बिल्कुल इजी है ये। तो लास्ट पार्ट है उसी में समझना।